चलिए बच्चों, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। वहाँ से हम किसी लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो उसी को चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल्स की हेल्प से और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हैं 3 स्ट्रेट वायर, करंट फ्लो इज I, दूसरी स्ट्रेट वायर करंट फ्लो इज I, तीसरी स्ट्रेट वायर करंट फ्लो इज I। ये 3 स्ट्रेट वायर हैं और तीनों में करंट का फ्लो बिल्कुल बराबर है, I और I। इन 2 वायर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये वाला, लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है ये है D। इसी तरह से जो इन 2 वायर के बीच का डिस्टेंस है वो भी है D। और आपसे कहा गया फाइंड ऑल पॉसिबल लोकेशंस where magnetic field is 0। फाइंड ऑल पॉसिबल लोकेशंस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये एक रीजन है और इस रीजन में 3 स्ट्रेट कंडक्टर आपको गिवन है, तीनों में इक्वल करंट का फ्लो है और एडजेसेंट वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D और D। तो हमें वो सभी लोकेशन बतानी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो। तो चलिए जरा देखें कि कहां कहां हो सकता है 0। पहले ये देखो कि क्या यहां कहीं 0 हो सकता है, क्या ये जो 3 वायर हैं इसके बिल्कुल लेफ्ट वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। लेट्स सी। तो इस टाइम अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर से देखें तो इस वायर के अकॉर्डिंग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। अगर इस वाली वायर से इस जगह मैग्नेटिक फील्ड देखें, राइट हैंड रूल आप पहले ही सीख चुके हो, तो आप देखते हो कि इस वाली वायर से भी यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही आता है। और इस वायर से देखें तो इस वाली वायर से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ ही आता है। तो तीनों वायर से इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आती है वो आती है प्लस J कैप, प्लस J कैप। तीनों वायर से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो आती है आउटवर्ड। बच्चों अगर 3 वेक्टर पैरेलल हैं, अगर 3 वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या उनका रिजल्टेंट कभी 0 हो सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये वो जगह नहीं है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसी तरीके से आप तीनों वायर के राइट साइड में चले जाओ, राइट साइड में जाके यहां देखो तो फर्स्ट वायर से मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड आएगा, सेकंड वायर से चेक करो इनवर्ड आएगा, थर्ड वायर से चेक करो इनवर्ड आएगा। इस जगह तीनों वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा इनवर्ड। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहे फर्स्ट वायर से देखो, सेकंड से या थर्ड से, तीनों से आ रहा है माइनस Z एक्सिस। तो यहां भी तीनों वेक्टर पैरेलल आ रहे हैं, तीनों की डायरेक्शन है माइनस K कैप। ऐसे यहां पे भी तीनों पैरेलल आ रहे हैं, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा और इनका रिजल्टेंट भी कभी 0 नहीं होगा। तो हमने यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर लिया कि अरेंजमेंट के लेफ्ट साइड में और अरेंजमेंट के राइट साइड में वो लोकेशन नहीं हो सकती जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। चलिए फिर जरा देखें कि क्या यहां ऐसा हो सकता है, इस जगह, क्या इस जगह ऐसा हो सकता है? तो फर्स्ट वायर से जब मैं इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं तो वो आता है इनवर्ड। सेकंड वायर से जब मैं देखता हूं तो राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग, फिंगर्स इस रीजन की तरफ, पाम को पीछे से पुश किया तो हाथ बाहर की तरफ आया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आता है आउटवर्ड। थर्ड वायर से जब चेक करता हूं तो ऐसे आप चेक करो तो ये भी आता है आउटवर्ड। तो यहां आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड पहली वाली वायर का इनवर्ड है और बाकी की 2 वायर का आउटवर्ड है। दैट मीन्स यहां एक पॉसिबिलिटी बनती है, अगर इन दोनों वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसका रिजल्टेंट पहली वाली वायर के मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। तो दैट इज वाई इस रीजन में कहीं वो लोकेशन होगी जहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड 0। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली वो लोकेशन क्या होगी। तो उसके लिए मैं यहां से x डिस्टेंस पर
ये लोकेशन मान लेता हूं, ये लोकेशन मिडिल वायर से x डिस्टेंस पर ये लोकेशन मान लेता हूं और चेक करता हूं कि इस लोकेशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो ड्यू टू द फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर है, इस फर्स्ट वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा। तो ये आप जानते हो कि जिस वायर की लेंथ गिवन नहीं होती, जिसके एजेस फ्री छोड़ दिए जाते हैं, उसको आप लॉन्ग वायर कंसीडर करते हैं, तो आप इसको लॉन्ग वायर कहेंगे। तो इस लॉन्ग वायर से कितना डिस्टेंस आगे, ये टोटल d था, टोटल ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, दिस इज d माइनस x। तो पहली वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और ये डिस्टेंस होगी d माइनस x। फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां इनवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d माइनस x। आइए सेकेंड वायर से चेक करें। तो सेकेंड वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, विच इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। सेकेंड वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x। तो यहां से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, यहां से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d माइनस x। और तीसरी वाली वायर से अगर मैं देखूं तो तीसरी वायर से ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस थी ये d थी, ये डिस्टेंस इन दो वायर के बीच में है, और इस लोकेशन तक अगर मैं देखूं तो वो है d प्लस x। ध्यान से देख, ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस कह रहा हूं थर्ड वायर से इस लोकेशन को, तो d में x जोड़, ये आया d प्लस x। तो तीसरे वाली वायर से जो डिस्टेंस आया वो है d प्लस x, इसलिए तीसरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d प्लस x। फर्स्ट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो है इनवर्ड, सेकेंड वायर से आया है आउटवर्ड, और थर्ड वायर से भी आया है आउटवर्ड। तीनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे आ गया। अगर आप चाहते हो कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लोकेशन पे 0 हो जाए, अगर आप ये चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड था वो सेकेंड और थर्ड वायर के मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड और बाकी दोनों का था आउटवर्ड। तो अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया इसका सम और ये, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d माइनस x। सेकेंड वायर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। थर्ड वायर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d प्लस x। तो क्या क्या कैंसिल हो जाता है, म्यू नॉट I कॉमन एंड कैंसिल, 2 पाई कॉमन एंड कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन d माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन d प्लस x। और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं x, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि x क्या है, क्योंकि x तो हमने खुद लेट किया था ना कि मिडिल वायर से कितनी डिस्टेंस है, तो उसको हमने मान लिया था x। चलिए, तो ये है 1 अपॉन d माइनस x माइनस 1 अपॉन d प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। एलसीएम लेना तो आता है ना तुम्हें, तो ये है d माइनस x इंटू d प्लस x। दिस लीड्स टू d प्लस x माइनस d माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। कुछ कैलकुलेशन खुद भी कर लिया करो। तो जब इसको सॉल्व करते हो d प्लस एक्स माइनस डी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, d से d कैंसिल हो रहा है, x और x ये ऊपर बन रहा है भैया 2x, ऊपर आ रहा है 2x, नीचे क्या लिखा है d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये देखो सारे बेबी स्टेप्स भी देख रहे हो, खुद कर लो भाई। 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 3, और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस डी बाई रूट 3। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस डी बाई रूट 3। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का ये मतलब है कि जो मिडिल वायर थी,
मैंने उस मिडिल वायर से x डिस्टेंस लेट किया था और वो आ गया प्लस माइनस, मतलब प्लस d/√3 और माइनस d/√3 दोनों। दैट मीन्स ये जो मिडिल वायर थी इसके राइट साइड में भी d/√3 और लेफ्ट साइड में भी d/√3, दोनों लोकेशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अच्छा इतना ही नहीं, इसको छोड़कर कुछ और भी लोकेशन ऐसी होंगी। देखो अभी अगर हम कंप्लीट आंसर की बात करें कि कंप्लीट आंसर क्या होगा, देखो तो ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो आई था, ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो आई था, और ये जो वायर है इसमें भी जो करंट फ्लो था वो था आई। तो मैंने कहा था वो सभी लोकेशन बताइए जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, वो सभी लोकेशन जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो एक तो ये आ गया कि इस वायर से d/√3 आगे, इस वायर से d/√3 आगे इन सब लोकेशन पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। और इस वायर से d/√3 पीछे, ये जो लोकेशन है d/√3, इस वायर से d/√3 पीछे, मिडिल वायर से d/√3 आगे, मिडिल वायर से d/√3 पीछे। इसके अलावा बच्चों माइनस इन्फिनिटी पर भी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होगा, तो जहां उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा वो इन्फिनिटी है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो तीनों ही वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी। और इसके अलावा मिडिल वायर से d/√3 आगे, मिडिल वायर से d/√3 पीछे, और एक और लोकेशन है माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, मिडिल वायर से d/√3 लेफ्ट, d/√3 राइट, एट द सेम टाइम मिडिल वायर पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मिडिल वायर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 होगा भाई? किसी स्ट्रेट वायर से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द स्ट्रेट वायर कितना होगा? अगर आप बायो सावर्ट लॉ लगाओ तो आप रियलाइज कर लोगे 0। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो जरा, ये है सवाल का आंसर। और ये आंसर कैसे आया, मतलब जो मिडिल वायर की जो मैंने लोकेशन लिखी है कि वहां पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, वो कैसे आया, उस पॉइंट को जरा एक बार देख लो। तो बच्चों मैं हेडिंग डाल रहा हूं अलोंग द स्ट्रेट वायर, अलोंग द स्ट्रेट वायर। मान लीजिए हमारे पास ये कोई वायर है, इसमें कोई करंट का फ्लो है, और आपसे इस लोकेशन पर यह पूछ लिया जाता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो वापस बेसिक पर लौट जाओ। जब भी कोई अच्छा सवाल आएगा ना, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व होगा वो हमेशा। तो मान लीजिए मैं आपसे ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, अलोंग द स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप बायो सावर्ट लॉ लगाओगे। सबसे पहले आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, इस एलिमेंट को हम कह रहे हैं डीएल वेक्टर। इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों वही होगी जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है। आप ये सोचो कि जब करंट इस एलिमेंट में से निकली तो वो किस डायरेक्शन में चली। अगर वो ऐसे चली तो डीएल वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी। बोल सेकंड स्टेप क्या था? बोल, सेकंड स्टेप था पॉइंट को एलिमेंट से मिला दो, पॉइंट को एलिमेंट से मिला दो। ये देख, ये है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर कैसे आ गए? पैरेलल। तो जब तुम बायो सावर्ट लॉ लगाओगे तो बायो सावर्ट लॉ होता है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। बायो सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। डीएल क्रॉस आर, तो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। डीएल और आर में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो साइन थीटा साइन 0 इज 0। दैट मीन्स ये जो डीबी वेक्टर है इस एलिमेंट से जो आया वो कितना होगा? 0। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इससे यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है? 0। ऐसे ही इस एलिमेंट से भी कितना आएगा? इस एलिमेंट से, इस एलिमेंट से। तो इस वायर पे जितने भी एलिमेंट होंगे सबका डीएल वेक्टर तो जे कैप ही होगा और पोजीशन वेक्टर भी जे कैप ही होगा। तो उस केस में हमेशा ही साइन थीटा आएगा साइन 0 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बच्चों अगर मैं ये पॉइंट यहां ना लेके यहां भी ले लेता, तब भी जब तुम डीएल वेक्टर बनाते किसी भी एलिमेंट का, जैसे इस एलिमेंट का मैं बनाऊं, तो डीएल वेक्टर तो ऐसे बनेगा अलोंग जे कैप, और पोजीशन वेक्टर जब मैं बनाऊंगा तो एलिमेंट को पॉइंट से मिला दूंगा और ये बनेगा पोजीशन वेक्टर।
तो इस टाइम डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में कितना एंगल है 180 डिग्री। तो जब तुम लोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, तो डीएल आर साइन थीटा दैट विल बी साइन 180, और साइन 180 भी कितना होता है, बोल, ब्रेकिंग न्यूज है क्या, साइन 180 भी तो जीरो ही होता है। तो इसका मतलब इससे भी यहां पर कितना आएगा, जीरो। तो जितने भी एलिमेंट हैं जब तुम वायर के अलोंग जाओगे, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, या तो साइन जीरो आ रहा होगा या साइन 180, लेकिन दोनों ही होते हैं जीरो। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सभी एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड आने वाले हैं जीरो। इसलिए वायर से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो है जीरो। इस पॉइंट को प्लीज ऐसे लिख दो, लिखो जरा सब, इस पॉइंट को लिखो। ड्यू टू द स्ट्रेट वायर along the straight wire magnetic field is always zero. Due to the straight wire along the straight wire magnetic field is always zero. ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैं तुमसे यहीं पर यह पूछ लूं कि बच्चों एक बात बताओ, किसी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जब हमें किसी लोकेशन पर देखना होता है, तो वो स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो या ना हो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करते हैं कितनी। अगर लॉन्ग वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और अगर लॉन्ग वायर नहीं है तो एजेस को मिलाकर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन डी तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा भाई। तो ये डी आप कैलकुलेट करते हो और उसके बाद ये एंगल चेक करने के बाद आप क्या फॉर्मूला लगाते हो कि जो बी है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और अगर लॉन्ग वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। मतलब एनी हाउ आप ये कहते हो ना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, ये कहते हो ना कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, जब मैं ये डी जीरो कर देता हूं, मतलब मैं अलोंग द स्ट्रेट वायर ही किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता हूं, तो अलोंग द स्ट्रेट वायर तो पॉइंट वायर के अलोंग ही आ गया, तो ऐसे केस में तो डी जीरो हो गया। और अगर डी जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड को तो फिर जीरो नहीं बोलना चाहिए हमें, फिर तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को जीरो नहीं बोलना चाहिए। और मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाया, ड्यू टू द स्ट्रेट वायर अलोंग द स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जबकि मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, मतलब नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आ रहा है। तो बताओ क्या है लॉजिक का डिफरेंस, कहां गड़बड़ हुई? तो अब गड़बड़ उसको हुई होगी जो मेरी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा है। बच्चों ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, अब ऐसे सवालों में सिर्फ रट्टू बच्चे ही फंस सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझकर पढ़ते हैं वो नहीं फंस सकते। वो कहेंगे सर ये जो फॉर्मूला है ना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये बेसिकली यहां से आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये यहां से आया था। और हम लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया था। तो ये फॉर्मूला कहां से आया था, जब हम वायर के एडजेसेंट, वायर के राइट या लेफ्ट कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पर क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एक एंगल होता है, उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव होता है। मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं केसेस में लगाया जा सकता है जिन केसेस में पॉइंट और वायर के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। आप वापस जाके डेरिवेशन देखो, ये कोई रूल थोड़ी है, ये तो एक सवाल का आंसर है, सवाल का आंसर है, क्योंकि रूल नहीं है। रूल तो बायो-सावर्ट लॉ है, बायो-सावर्ट लॉ राइट हैंड, ये है रूल, ये थोड़ी रूल है। ये तो हमने बायो-सावर्ट लॉ लगा के इंटीग्रेट करके आंसर निकाल रखा है एक सिचुएशन का, राइट। तो किसी सवाल का आंसर तो किसी दूसरे सवाल के आंसर में फिट हो, ये जरूरी थोड़ी। तो ये सवाल क्या था, ये सवाल था कि जब वायर से पॉइंट की कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड को आप कह सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन बच्चों जब मैं तुमसे कह देता हूं अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो सवाल ही अलग है, आपने अलोंग द वायर का तो डेरिवेशन करवाया ही नहीं। तो मैं तो वापस कॉन्सेप्ट पर ही जाऊंगा, सबसे पहले वायर पे एलिमेंट लूंगा, मैं सबसे पहले पढ़े लिखों की तरह बिहेव करूंगा, मैं अनपढ़ों की तरह नहीं। सबसे पहले एलिमेंट लूंगा, एलिमेंट लेके डीएल वेक्टर देखूंगा, उसके बाद पोजीशन वेक्टर देखूंगा, और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल देखूंगा। अगर एंगल 0 डिग्री आ रहा है तो साइन 0 0 होता है, मुझे पता है, राइट ना। चलो आगे चलते हैं। तो पॉइंट याद रखना, ड्यू टू द स्ट्रेट वायर अलोंग द स्ट्रेट वायर
मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। दैट इज वाई जो सवाल मैंने आते ही डिस्कस किया उसमें मैंने कहा कि वो सभी लोकेशन बताओ जिन लोकेशंस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो हमारा क्या आंसर आया? एक तो मिडिल वायर, क्योंकि ड्यू टू द मिडिल वायर अलोंग द मिडिल वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये एक वायर थी, ये एक वायर थी, ये एक वायर थी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर थी। जितनी करंट इसमें थी इतनी ही करंट इसमें थी। ये वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसा देगी यहां पे? इनवर्ड। और ये वाली वायर कैसा मैग्नेटिक फील्ड देगी यहां पर? आउटवर्ड। ये वाली वायर यहां पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड देगी? आउटवर्ड। और इसने कैसा दिया? इनवर्ड। तो एक आ रहा है इनवर्ड, एक आ रहा है आउटवर्ड। अच्छा, जितनी ये करंट है उतनी ये करंट है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। दैट इज वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पे कैंसिल हो गया। और तीसरी वायर ने, मिडिल वायर ने अपने अलोंग मैग्नेटिक फील्ड दिया ही नहीं, जिसकी वजह से तीनों का रिजल्टेंट मिडिल वायर पे कितना हुआ? जीरो। तो मैंने कहा था ऑल पॉसिबल लोकेशंस बताओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो आप कहोगे अलोंग द मिडिल वायर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मिडिल वायर के राइट में d/√3 डिस्टेंस पे जीरो है, मिडिल वायर के लेफ्ट में d/√3 डिस्टेंस पे जीरो है, और प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अच्छे से समझ आया? आगे चलता हूं। तो बच्चों फॉर एग्जांपल एक ऐसा अरेंजमेंट हमें दिया जाए, ये एक फ्रेम बनाया, दिस इज ओरिजिन, इसे कहा एक्स एक्सिस, इसे कहा वाई एक्सिस, और इसे जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया गया। इसमें यहां करंट बना रखी है आई, दिस इज करंट फ्लो आई, और ये जो रेडियस है ये है आर। और आपसे कहा गया कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो ओ पॉइंट पे। तो इस ओ पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो बच्चों जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं, सवाल को जरा अच्छे से देखा करो कि भाई ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मन में सवाल आना चाहिए कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्यों। तो मैंने आसपास देखा, मुझे कोई मैग्नेट नजर नहीं आई, लेकिन मुझे आसपास देख के करंट नजर आ गई कि हाँ करंट है। तो अगर करंट है तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट जीरो भी हो जाता है कई बार। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके आसपास मुझे करंट फ्लो नजर आ रहा है। तो ये पूरी पेंटिंग मत देखो, ये ड्राइंग क्लास नहीं चल रही, करंट फ्लो देखो। तुम्हें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उस मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को ढूंढो। तो सोर्स कौन है? करंट, करंट है सोर्स। तो जरा सोर्सेज को मेंशन करते हैं। एक तो मुझे ये वायर यहां पर नजर आ रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है। इसके बाद ये करंट इस सेमी सर्कुलर लूप में घूम रही है, और उसके बाद ये करंट यहां से निकल के ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। तो इस पूरे अरेंजमेंट में मैंने इस पूरे सेक्शन को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ओ पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर इसकी ड्राइंग देखते रहोगे तो सवाल तुम्हें मुश्किल लग सकता है, नहीं तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आओ जरा देखें कैसे। तो बच्चों यहां पर लिखा क्या है? Z, मतलब इस प्लेन के बाहर Z एक्सिस है, ये लिखा हुआ है Z।
तो यहां है x, दिस इज x, दिस इज y, ये लिखा है एग्जामिनर ने x y, और ये क्या है z। तो जहां उसने z लिखा है, आप देखो करंट का फ्लो उसके पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है। z ऐसे लिखा है लेकिन I जो है वो z के एंटी पैरेलल है। इसका मतलब z तो बोर्ड के बाहर है लेकिन करंट z के एंटी पैरेलल मतलब बोर्ड के अंदर है। इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों, इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जो वायर तुम्हें यहां नजर आ रही है, ड्राइंग बना ली होगी तुमने, तो मैं कुछ थोड़ा सा रब कर दूं। बोर्ड के बाहर z है तो बोर्ड के अंदर माइनस z है। करंट का फ्लो इस एरो के एंटी पैरेलल बना हुआ है। दैट इज वाई मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, कि इसका यही तो मीनिंग हुआ कि यहां पे एक वायर रखी है। अब ये पेन बोर्ड पे कैसे बनाऊंगा मैं, दैट इज वाई ये इस तरीके से बना दिया जाता है। तो ये जो यहां पे वायर बनी हुई थी उसका मतलब है कि यहां पे है वायर ऐसे और करंट का फ्लो ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ। तो दैट इज वाई मैं यहां पर ऐसे एक सर्कल बना लेता हूं, इस जगह एक सर्कल बना लेता हूं। यहां पर और बना देता हूं क्रॉस, मतलब इस जगह कुछ अंदर की तरफ है। और क्या है वो कुछ जो अंदर की तरफ है, वो है करंट। तो यहां पर करंट अंदर की तरफ है ऐसे, ये इसका मीनिंग हुआ। बोलो बात समझ में आई। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है जो यहां पर बना हुआ था, वो एक वायर था। उस वायर में करंट का फ्लो बना रखा था और Z के एंटी पैरेलल करंट थी, तो मैं समझ गया कि इनवर्ड है। तो इस करंट की वजह से O पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। राइट हैंड करंट फ्लो के अलोंग थंब रखो, करंट फ्लो है इनवर्ड, तो करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब रखो, फिंगर्स O पॉइंट की तरफ खोल दो। करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब रखो, फिंगर्स O पॉइंट की तरफ खोल दो और पाम को पीछे से हिट करो तो हाथ कैसे चलता है, नीचे की तरफ। दोबारा देखो, करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब रखो, फिंगर्स उधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और पाम को पीछे से जाके पुश किया तो हाथ नीचे चला। ऊपर क्या है, ऊपर लिखा है y, तो नीचे क्या है, नीचे है -y। इसका मतलब नीचे की तरफ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट वाले कंडक्टर से, जो फर्स्ट कंडक्टर है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो नीचे की तरफ आया, मतलब -j डायरेक्शन में आया। बोलो बात समझ में आई, -j में आया। अच्छा वैल्यू कितनी होगी, तो ये भूलना मत कि ये डिजाइन क्या था। ये डिजाइन ये था कि यहां पर एक वायर बनी हुई थी ऐसे, और ये वायर ही यहां से आगे लूप में कन्वर्ट हो गई है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, ये वायर ही यहां से आगे लूप में कन्वर्ट हो गई है कि वायर तो सिर्फ यहां से यहां तक है। तो दूसरा किनारा मुझे नहीं पता कि कहां जा रहा है, लेकिन एक किनारा नजर आ रहा है, बस यहां पे खत्म है, इसके बाद तो लूप स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि लॉन्ग वायर, क्योंकि लेंथ नहीं दे रखी, तो लॉन्ग वायर के किनारे के सामने, इसको बोलते हैं फुट ऑफ द लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर के किनारे के सामने, फुट ऑफ द लॉन्ग वायर। और फुट ऑफ द लॉन्ग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I अपॉन 4 पाई डी, μ0 I अपॉन 4 पाई डी। ठीक है जी। तो फर्स्ट कंडक्टर जो तुम्हें नजर आ रहा है, फर्स्ट कंडक्टर का जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखा यहां पर, तो ये d की जो वैल्यू है वो इस सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर है, इसलिए d को r पुट कर सकता हूं। और मैंने लिखा है μ0 I अपॉन 4 पाई डी, d की जगह r लिख दिया। करंट का फ्लो z के एंटी पैरेलल था, तो वो -j पे मैग्नेटिक फील्ड आया। दिस इज फर्स्ट। नाउ जस्ट लुक एट द सेकंड। ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है ये क्या है, तो सेकंड एलिमेंट है एक सेमी सर्कुलर कॉइल। सेकंड एलिमेंट है एक सेमी सर्कुलर कॉइल। बच्चों किसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 I अपॉन 2r टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, और यहां इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने, हाफ। तो μ0 I अपॉन 2r इंटू हाफ लीड्स टू μ0 I अपॉन 4r। μ0 I अपॉन 4r, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ इस सेकंड एलिमेंट से जो आएगा। अच्छा सेकंड एलिमेंट में करंट का फ्लो कैसे है,
सेकेंड एलिमेंट में पहले करंट यहां से आई और उसके बाद ये करंट इस लूप में ऐसे घूमी ऐसे, तो ये कौन से वाली सेंस है? क्लॉकवाइज। और जब करंट होती है क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है Z, मतलब प्लस के कैप। तो अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप, इसलिए जो डायरेक्शन है वो है माइनस के कैप। तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, नाउ जस्ट गो फॉर द थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट वापस क्या है? वायर। वायर के किनारे के सामने, मतलब फुट ऑफ द लॉन्ग वायर, इसलिए थर्ड एलिमेंट से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो करंट का फ्लो, देखो करंट का फ्लो Z के पैरेलल है, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो जरा हाथ खोल लो, कथा थोड़ी सुन लो सत्यनारायण की, उसमें भी कह देते हैं पंडित जी फूल छोड़ो, हाथ खोलने पड़ते हैं वहां भी, तो यहां भी खोलो। तो Z के पैरेलल बाहर की तरफ, तो यहां आ जाओ, यहां इस जगह से बाहर की तरफ, तो यहां पर आओ। और करंट फ्लो का थंब ऐसे, करंट फ्लो बाहर की तरफ है Z के पैरेलल, तो बाहर आ रही है करंट। तो राइट हैंड का थंब बाहर रखो, फिंगर O की तरफ। वापस सुन, अगर ये वायर, ये वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर यहां से बाहर आ रही है ऐसे, ये है वायर, यहां से अंदर ये लूप बनाया, यहां से बाहर, तो ये ऐसे है वायर लाइक दिस, और करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो इसको ऐसे बना सकते हो, सर्कल बना के डॉट, कि यहां पे करंट का फ्लो आउटवर्ड है। और उसके बाद बाहर की तरफ थंब रख, फिंगर O की तरफ, पाम को पीछे से हिट कर, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे, ऊपर क्या है? Y, तो नीचे क्या है? माइनस Y, तो माइनस J कैप, माइनस J कैप। तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी वजह से हो सकता है? तो जहां जहां जितनी करंट है सब वजह से हो सकता है। तो मैंने इसको भी देख लिया, इसमें करंट थी, फिर इसमें करंट थी, और फिर इसमें करंट थी। वो छोड़, वो तो डिजाइन है, वो तो प्लेटफॉर्म है, वो तो एक प्लेटफॉर्म बनाया। इससे वायर को रोक दूं, ऐसे हवा में कैसे रोकूंगा वायर को? यहां से हवा में रुक गई तो रखना पड़ेगा ना किसी चीज पे। तो लाइक जैसे लैपटॉप खुला हुआ हो और उस पर एक वायर को ऐसे रखे, ऐसे प्लेस कर दिया, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो डिजाइन मत देख, बस देख करंट कहां कहां है। तो करंट यहां है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, और फिर एक स्ट्रेट वायर है, और फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है, एज के सामने है। तो बच्चों ये आपके O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चल इसका वेक्टर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं अब। वेक्टर एक्सप्रेशन देखो इसका, BO का। तो BO वेक्टर विल बी व्हाट? B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। चलो वैल्यू पुट करो, माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R J कैप B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4R K कैप प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R J कैप B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, तीनों का निकाल दिया है रिजल्टेंट। तो बच्चों इन द नेक्स्ट स्टेप ये है BO वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज माइनस J कैप, दिस इज माइनस J कैप। जब इन दोनों टर्म को, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को ऐड करोगे तो दिस विल लीड टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R J कैप, and this term is what? Minus mu naught I upon 4R into K कैप। तो ये O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन आ जाता है। और या तो आपको यही मिल जाएगा ऑप्शन, सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हो तो कहीं छोड़ दो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हो तो ऑप्शन मैच करने पड़ते हैं। तो एग्जामिनर की मर्जी है भाई, हो सकता है कि यही ऑप्शन नजर आ जाए, और अगर ये ऑप्शन नजर नहीं आया तो हो सकता है कि वो इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? सो कोएफिशिएंट ऑफ J इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ K इज म्यू नॉट I अपॉन 4R
उसका स्क्वायर कर दो। तो बच्चों अगर तुम्हें ये ऑप्शन नज़र नहीं आया तो हो सकता है वो आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा हो, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। या बच्चों यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, जो भी वो कॉमन निकाल दो और जो भी बचा वो छोड़ दो, तो वो ऑप्शन नज़र आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर दो। तो ऐसे डायग्राम देखने में आपको थोड़े से डरावने जरूर लग सकते हैं, लेकिन इनसे डर लगना नहीं चाहिए। अगर आप लोग अच्छे से बिना कुछ टॉपिक मिस किए एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करके पढ़ रहे हो तो फिर ये मुश्किल आपको नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपने सीधा ही मैग्नेटिक फील्ड की 3rd क्लास में जंप मार दिया है तो ज़रूर आपको लगेगा कि ये कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। चलो बस एक सवाल और डिस्कस कर रहा हूं। एक सवाल और डिस्कस करता हूं। चलो बच्चों, इस कंडक्टर में करंट का फ्लो है I1 और इस कंडक्टर में करंट का फ्लो है I2। इसका मतलब समझते हो? उठा के निकाल दिया, उठा के। ऐसे करंट का फ्लो I1 है और ऐसे करंट को ऐसे उठा के निकाल दिया, समझ गए? ऐसे लाइक दिस। मेहनत करो, पढ़ाते पढ़ाते पसीने आ रहे हैं तुम्हें एसी रूम में भी, पढ़ लिया करो। तो ये I1 कंडक्टर और ये I2 कंडक्टर, इसमें ऐसे करंट जा रही है, इसमें से I2 जा रही है और उठा के निकाला, उठा के। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से किस क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, इनमें से किस क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, तो देखो ऐसा लग सकता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, ये वेक्टर का सवाल है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो फिर तो रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। अगर आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 करना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 करना है, तो उनको एंटी पैरेलल होना चाहिए और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उनके मैग्नीट्यूड को बराबर होना चाहिए। तो मतलब ये तो वेक्टर का सवाल है। बस आप ये देखो कि ये जो फर्स्ट कंडक्टर है, इससे इस क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। और ये जो सेकंड कंडक्टर है, जब इसके अलोंग राइट हैंड का थंब रखा और फिंगर्स ऐसे पुश फ्रॉम बैक, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आता है आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड, यहां से आउटवर्ड। जब हम इस क्वाड्रेंट में देखते हैं तो इससे तो आता है आउटवर्ड और इससे भी आता है आउटवर्ड। राइट हैंड रूल में सिखा चुका, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, समझा चुका ना, खुद हाथ खोल के देख ले। यहां से राइट हैंड का थंब और फिंगर का प्लेसमेंट खुद करके देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा। और मैं अपना बोर्ड नहीं घुमा सकता, लेकिन तुम तो रजिस्टर घुमा सकते हो, थोड़ा रजिस्टर घुमा लिया करो, नहीं तो कलाई वलाई में मोच आ जाएगी फिर, और पेरेंट्स के फिर मेरे पास फोन आएंगे। तो अब ये जो करंट यहां पर है, यहीं से आई है ना ऐसे, तो इस जगह देखना, इस वाले कंडक्टर से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आता है और इस वाले कंडक्टर से देखो तो आउटवर्ड आता है। और अगर मैं यहां देखूं तो इस कंडक्टर से आता है इनवर्ड और इस कंडक्टर से भी आता है इनवर्ड। दोनों वेक्टर हैं यहां पर पैरेलल, मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। यहां भी दोनों पैरेलल हैं, रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। यहां एंटी पैरेलल है, यहां एंटी पैरेलल है, यहां रिजल्टेंट 0 हो सकता है, यहां रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। बोलो, समझ में आ गया? देखना, एक प्रीवियस ईयर, लास्ट सवाल करवा रहा हूं आज की क्लास का, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। देखो एक प्रीवियस ईयर देखो, देखो वैसे जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं ना, और जो AIPMT में आते हैं, उनका लेवल सेम होता है। JEE मेंस का थोड़ा बहुत कुछ सवालों का अच्छा मान लो आप। तो ये AIPMT का सवाल है,
तो अगर मैं AIPMT प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो उसका मतलब कि वो बोर्ड एग्जाम में भी काम आ सकता है भाई। हाँ, जब मैं ये कहूँ कि JEE एडवांस का सवाल है तो समझ लेना बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आएगा, वो फिर प्योर कॉम्पिटिटिव लेवल सवाल है। तो AIPMT का प्रीवियस ईयर उन्होंने कहा कि इस तरह से एक करंट का फ्लो है और ये करंट फिर इधर चली गई है, यहाँ से आके इधर चली गई है। इसी तरीके से जो करंट यहाँ से आई वो फिर इधर की तरफ ऐसे चली गई है। ये उन्होंने बना के दिया। और ये एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे यहाँ O पॉइंट पर, इस लोकेशन पर पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। बच्चों ये डिस्टेंस लिखी है D और ये डिस्टेंस भी लिखी है D। O पॉइंट पर पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। देखो सबसे पहले जरा तुम ट्राई कर लेना, इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है सबसे पहले तुम ट्राई कर लेना। कॉपी कैट मत बनना कि बस देखते रहो और सर करवा रहे हैं कॉपी करते रहो। पॉज कर लिया करो, वीडियो को रोक लो, रोक के देख लेना। देखो तो बच्चों करंट का फ्लो जहां पर है आप देखो कि सबसे पहले ये जो करंट है ये वाली, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्ट्रेट वायर और O पॉइंट है अलोंग द स्ट्रेट वायर। और आप जानते हो ड्यू टू द स्ट्रेट वायर अलोंग द स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इसका ये मीनिंग हुआ कि इसकी वजह से तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर नहीं होना। ड्यू टू द स्ट्रेट वायर अलोंग द स्ट्रेट वायर नो मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये जो वायर थी O पॉइंट के अलोंग थी, इसलिए उसकी वजह से O पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा। लॉजिक में बता चुका आज शुरुआत में। जब आप इस वायर को देखते हो तो जी हां, इस वायर का इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। इस वायर की लेंथ गिवन नहीं है, इसका एक किनारा मुझे पता भी नहीं कहाँ है, तो ये लॉन्ग वायर है। लेकिन उसके एक किनारे के सामने लोकेशन है तो ये फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है। तो फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है तो इसकी वजह से O पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं इसको नाम दे रहा हूं फर्स्ट कंडक्टर। इस फर्स्ट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। फुट ऑफ द लॉन्ग वायर है भाई। और अगर मैं यहां पर वेक्टर लिख दूं, अगर मैं यहां पर वेक्टर लिख दूं तो फिर मुझे यहां डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और यहां डायरेक्शन जो है वो है आउटवर्ड। पूछ कैसे, पूछ कैसे, राइट हैंड से चेक कर ले खुद कैसे। तो ये है आउटवर्ड, राइट हैंड से आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मतलब क्या लिख दूं, K कैप। आउटवर्ड का मतलब हुआ K कैप। इसी तरीके से बच्चों अगर हम इस कंडक्टर से देखें तो O पॉइंट इस कंडक्टर के भी अलोंग है। तो ड्यू टू द स्ट्रेट वायर अलोंग द स्ट्रेट वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो ये जो सेक्शन यहां पे बना हुआ है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई इन्वॉल्वमेंट, बोल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब आ जाओ इस पे। तो अगेन देयर इज अ स्ट्रेट वायर, लेंथ इज नॉट गिवन, edge is not visible, one edge is visible, you are just calculating the magnetic field just in front of the edge, मतलब foot of the long wire। तो क्या कहोगे इसके लिए भी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। ये है सेकंड कंडक्टर की वजह से, सेकंड कंडक्टर इसको कह रहा हूं, दिस इज सेकंड कंडक्टर। तो सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। डायरेक्शन देख, डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी आया था बाहर की तरफ। ये देख ऐसे करंट था, ऐसे बाहर की तरफ, और इसकी वजह से भी कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ। तो ये भी है प्लस K कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आप कह सकते हो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D और डायरेक्शन है K कैप, राइट। एंटी पैरेलल करंट है। जब इससे देखा, ये ले डायरेक्शन की प्रैक्टिस फिर देख ले, तो आउटवर्ड आया, राइट हैंड से देखा करो। और जब इससे देखा तो भी करंट फ्लो के लॉन्ग थंब फिंगर्स O की तरफ बाहर आया। तो ये भी प्लस K कैप, ये भी प्लस K कैप, दोनों को ऐड कर दिया। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो ये हो जाएगा, और पूरा डायरेक्शन के साथ पूछ रहा होगा तो K कैप और आएगा। बोलो समझ में आया बच्चों। इसी तरीके का अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी कुछ ऐसे केसेस लूँगा जिसमें सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट वायर के कॉम्बिनेशन होंगे और थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस पे भी जाएंगे। थोड़ा JEE एडवांस लेवल भी टच करेंगे, बशर्ते कि तुम एब्जॉर्व कर पाओ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी करूँगा ही। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।